Now we have amongst us Professor Kuldeep Chand Agnihotri, a very learned person who is basically from the discipline of Hindi and has contributed as a journalist, as a columnist, and he has written such a good wonderful books which are worldwide known. He is currently the Vice Chancellor of the Central University, Himachal Pradesh, and he has long career in teaching and research in the Himachal Pradesh and elsewhere. I request Professor Agnihotri, sir, to kindly deliver us the thought of you today. आदरणीय त्रिपाठी जी, जोशी जी, पांडे जी और शर्मा जी, मुझे कहा गया 10 मिनट में अपनी बात ख़त्म करनी है। मैं कोशिश करूंगा 10 मिनट में अपनी बात ख़त्म करूं। विषय है कि ज्ञान और परंपरा और इसको प्रैक्टिस में कैसे लाया जाए। विषय तो शायद अंग्रेजी में लिखा गया होगा, नॉलेज एंड ट्रेडिशन, तो बाद में उसका ट्रांसलेशन किया गया होगा कि नॉलेज का क्या बन सकता है हिंदी में। तो आसपास ज्ञान ही नज़र आया होगा तो ज्ञान हो गया, और ट्रेडिशन का परंपरा हो गया। विरासत भी हो सकता है, परंपरा भी हो सकती है। आजकल जो चिंता बहुत बढ़ गई है कि भाई हमारी जो विरासत का ज्ञान है उसको प्रैक्टिस में कैसे लाया जाए। तो फिर इसको टीचर एजुकेशन से जोड़ा जाता है, क्योंकि सारा काम तो टीचर ही करेगा। तो फिर टीचर एजुकेशन में इसको कैसे लाया जाए, इसकी प्रैक्टिस में कैसे इसका। मुझे लगता है जिन दिनों ये ज्ञान और परंपरा की बातें चलती होंगी उन दिनों शायद गुरु रहता होगा उसको आगे ले जाने में। अब हमारे पूरे सिस्टम में गुरु मिसिंग है, टीचर आ गया है। तो टीचर तो भाई मैं भी टीचर ही हूँ। टीचर तो कर्मचारी है, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं, हम एजुकेशन डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं। तो कर्मचारी से ये कहना कि वो ट्रेडिशन का, ज्ञान का, विरासत को आगे लेकर जाए और बिल्कुल ही समर्पित होकर ऐसा कर दे, शायद बहुत बड़ी डिमांड है। कुछ तो पूरी करते ही होंगे, ऐसा तो नहीं कि सभी नहीं कर सकते। लेकिन अब भाई मेरे कंधे पर आप 100 किलो का भार डाल दीजिए और 10 किलो उठाने की क्षमता हो, गुरु तो शायद उठा सकते होंगे। गुरु गायब कैसे हो गया और टीचर आ कैसे गया। अंग्रेजों का जब इस देश पर कब्जा किया तो उनको 2 खतरे सबसे ज़्यादा नजर आए कि हिंदुस्तान में ये गुरु और वैद्य, ये 2 जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, हिंदुस्तान की जनता लीडरशिप के लिए स्वाभाविक रूप से इनकी ओर देखती है। गांव में मान लीजिए कोई टीचर है, जो तक्षशिला में टीचर है, गुरु है, तो लोग संकट में क्या किया जाए, क्या करना चाहिए, गुरु के पास भागते थे। तो गुरु की इंस्टीट्यूशन को डिमोलिश कर दिया जाए और वैदिक की इंस्टीट्यूशन को डिमोलिश कर दिया जाए तो मामला खत्म हो जाएगा। आज स्थिति ये हो गई है कि यूनिवर्सिटी में कोई मुझे गुरु कह देता है, पंजाब में खास करके, तो फिर मैं दाएं बाएं देखता हूँ कि किसी और ने तो नहीं सुन लिया। प्रोफेसर कहे तो ज़्यादा अच्छी बात है, सर कहे तो उससे भी अच्छी बात है। अब कम वक्त मुझे गुरु कह रहा है और सब में मेरा बेड़ा गर्क कर दिया। और किसी डॉक्टर को आज वैद्य कह दो तो वो आपका, यदि उसने टीका ठीक भी लगाना होगा तो गलत लगा देगा कि इसने 4 लोगों के सामने मेरा अपमान कर दिया। देखिए जी, हमारी दोनों संस्थाएं डिमोलिश कर दी गई हैं और अब हम कर्मचारियों से आशा करते हैं कि उस विरासत को लेकर चलें। दूसरी एक बात और है, जब हम परंपरा की बात करते हैं, जब परंपरागत ज्ञान की बात करते हैं, उसका अर्थ क्या है। दीनदयाल उपाध्याय ने एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है। उन्होंने लिखा कि एक बार मैं किसी के घर गया तो घर वालों ने कहा कि दीनदयाल जी, ये हमारे जहाँ जो चारपाई पड़ी है ये 300 साल पुरानी है। कहते मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि 300 साल पुरानी है। तो कहते, मैंने कहा लेकिन इसका जो ये पावा है, जो चारपाई के 4 पाए होते हैं, पंजाबी में उसको पावा कहते हैं। कहते मैंने कहा ये जो पावा है ये तो नया दिखाई देता है, 300 साल पुराना तो नहीं लग सकता। कहते नहीं, 5-7 साल पहले टूट गया था एक पावा, उसकी जगह नया डाला है। तो कभी एक पावा टूटा, उसकी जगह नया आया। कभी एक बाही टूटी, एक चारपाई का जो हिस्सा था वो टूटा, उसकी जगह नया आया। कहीं नवार टूटी, उसकी जगह नई आई। एक हिस्सा टूटता रहा, उसकी जगह नया आता रहा, लेकिन कंटिन्यूटी बनी रही, इसलिए 300 साल पुरानी है। प्रिय मित्रों, परंपरा का अर्थ ये नहीं होता कि जड़ है, कि वो एक प्रकार से बहुत ही बोधा हो गई, अब उसकी कोई। परंपरा का अर्थ होता है वो नित्य नवीन भी रहती है और उतनी पुरातन भी रहती है। अब भाई ज्ञान के क्षेत्र में हमारी जो विरासत है उसकी स्थिति क्या है।
हमारे जहाँ ये जो शिक्षा की कथा कहानी शुरू हुई है, जिसको आज हम ढो रहे हैं, ये 1857 में शुरू हुई थी, क्योंकि शायद पहली यूनिवर्सिटी जो मॉडर्न पीरियड की पहली यूनिवर्सिटी 1857 में बनी थी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी। तो ये जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी थी, ये ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन की परंपरा थी, और हमने 1857 में इसको कंधों पर उठा लिया था, और आज 2019 में भी उसी को उठाकर चल रहे हैं। लेकिन हमारी इच्छा है, क्योंकि भाई आदमी स्वभाव से पीछे देखता रहता है, अपने भूतकाल को देखता रहता है। हमारी इच्छा है कि जो पुरातन ट्रेडिशनल नॉलेज थी उसको भी इसके साथ नथी किया जाए। अब मुझे लगता है कि इसका एक पावा तोड़कर वहां से एक हाथ डाल दिया जाए तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने हमारी जो पुरानी चारपाई थी, जो पुरानी परंपरा की नॉलेज की चारपाई थी, उसको इस देश से उठाकर परे फेंक दिया था। अब उसको 300-400 साल हो गए, 150 साल तो हो ही गया। अब लोगों के मन में इच्छा आई है कि उसको भी उठाया जाए। भाई जा तो फिर इसको उतारा जाए, उसको उठाया जाए, और उसको वहां से उठाया जाएगा, वो एक प्रकार से यूजलेस हो जाएगी। 200 साल पुरानी चारपाई उठाकर कंधों पर घूमोगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। कोई ऐसा सिस्टम निकाला जाए कि ट्रेडिशनल नॉलेज जो है उसको झाड़ पूंछ कर आगे उसको अपडेट करके, ताकि वो उठाकर हम घूम सके। लेकिन एक बात जरूर ध्यान में रखनी पड़ेगी, ये जो चारपाई उठाकर हम घूम रहे हैं इसको उतारना पड़ेगा। लेकिन भाई नई पीढ़ी तो शायद उतार दे, हम नहीं उतार सकते, क्योंकि इसी सिस्टम ने हमें छत पर पहुंचाया और हमें सारा यश प्रदान किया है। कोई ऐसा बेवकूफ आदमी होगा जिस सिस्टम ने उसको इतना यश दिया और छत पर पहुंचाया, वो उसी सिस्टम को डिमोलिश करने की कोशिश करे, नया सिस्टम लाने की कोशिश करे। हमारा स्वार्थ है इसमें, इसको मेंटेन करने में हमारा स्वार्थ है। और इसने नुकसान बहुत दिया है, लाभ कितना दिया मैं उसकी चर्चा नहीं करता, इसने नुकसान बहुत दिया है, हमारे मौलिक चिंतन की क्षमता को समाप्त कर दिया है। मैं कई बार सोचता हूं, दुनिया के छोटे छोटे मुल्क, क्या रोमानिया, क्या हंगरी, क्या पोलैंड, क्या यूगोस्लाविया, क्या चेकोस्लोवाकिया, उनके देशों में भी 8-8, 10 लोगों को फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बॉटनी में, जियोलॉजी में नोबेल पुरस्कार मिल जाते हैं। लेकिन हमारा 130 करोड़ का मुल्क है और हम सब दुनिया को पढ़ा रहे हैं। देखिए आप दुनिया भर की कोई कनाडा का, अमेरिका का, न्यूजीलैंड का और किसी देश का प्रॉस्पेक्टस उठाकर देख लीजिए यूनिवर्सिटी का, उसमें आपको हर 6वां प्रोफेसर जो है वो इंडियन मिल जाएगा। और खास करके आपकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को जरूर मिलेगा, उसके आगे BHU लिखा होता है। दुनिया भर को हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, बॉटनी पढ़ा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन नोबेल पुरस्कार नहीं प्राप्त कर रहे हैं। नोबेल पुरस्कार वो प्राप्त करते हैं। मैं कई बार सोचता हूं इसका कारण क्या है। बस ये अंतिम बात कह के मैं अपनी बात भी खत्म कर दूंगा, क्योंकि 10 मिनट का ही समय है। कुलपति बनने से पहले मैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड में वाइस चेयरमैन था। आजकल कुलपति बन गया हूं तो मुझे यूनिवर्सिटी वाले बुला लेते हैं। उन दिनों पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड में था तो स्कूल वाले बुलाया करते थे, क्योंकि ज्ञान योग्यता क्या है इसकी तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, आप किस पद पर बैठे हो उसकी ज्यादा महत्व होती है। आदमी बात वही कहता है जो 10 साल पहले कहता है, लेकिन वो किस कुर्सी पर पहुंच गया उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तब मुझे स्कूल वाले बुलाते थे। मेरे एक स्टूडेंट का फोन आया मुझे, मैं पहले नंगल में पढ़ाता था, शिवालय कॉलेज में, जो पंजाब में, हिमाचल और पंजाब की सीमा पर है। उसका फोन आया, गुरुजी पता चला आप पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के वाइस चेयरमैन बन गए हो, तो मैंने भी एक स्कूल खोला है, तो आप उस स्कूल में आइए चीफ गेस्ट के नाते। मैंने कहा भाई तुमने अपना स्कूल खोल लिया है? कहते गुरुजी मैंने तो स्कूल ही खोला, लोग तो यूनिवर्सिटी खोल लेते हैं। कहता मैंने तो केवल स्कूल ही खोला, नौकरी नहीं मिली, मैंने तो स्कूल खोला है, लोगों ने तो यूनिवर्सिटियां खोल ली और वहां बेचने का काम शुरू कर दिया है। उसने बहुत ही, पंजाब हिमाचल के बॉर्डर पर बहुत बैकवर्ड गांव था, उसमें बेचारे को नौकरी नहीं मिली, उसने स्कूल खोल लिया अपना, कहीं से एफिलिएशन भी ले ली होगी। मैंने उसको कहा भाई बात ये है, मुझे अब 35-30 साल हो गए हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हुए, कॉलेज में पढ़ाते हुए, अब मैं बच्चों के साथ क्या बात करूँगा, तो इसलिए मुझे थोड़ा दिक्कत होगी बात करने में। उसने कहा गुरुजी चलिए बच्चों से बात आप ना करिए, आप आ जाइए, हम एक बैनर लगा लेंगे, आप बैठ जाना, एक फ़ोटो खींच लेंगे, इवेंट तो हो ही जाएगा। मैं कहा भाई ये भी अच्छी बात है। मैं वहाँ गया तो उस बेचारे ने बहुत मेहनत करके जितनी साज सज्जा कर सकता होगा वो तैयारी में लगा हुआ था। मैं बैठ गया, उसने 8वीं 9वीं के 10, 15, 20 बच्चे आगे बिठा दिए, तब तक वो तैयारी में लगा हुआ था। अब मुझे कुछ ना कुछ बात करनी थी बच्चों से, मैंने वैसे ही पूछा बेटा कोई प्रश्न पूछो। अब भाई हमारे सारे पूरे सिस्टम में बाकी सब कुछ है, प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं है।
कोई प्रश्न पूछता है तो टीचर उसकी गर्दन पकड़ता है, तुम सिलेबस को छोड़कर इधर उधर की बातें पढ़ते रहते हो। इसलिए हमारे जहां प्रश्न पूछना बहुत बुरा माना जाता है, जबकि नॉलेज और परंपरा में प्रश्न पूछना ही सबसे बड़ी चीज है। भाई ज्ञान का विकास तो प्रश्न पूछने से होता है। हमारे जहां तो ये बीमारी इतनी पुरानी है कि कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडव आमने सामने खड़े थे, लड़ाई तैयार हुई थी और तीर छूटने वाला था, अर्जुन के मन में प्रश्न आने शुरू हो गए और उसने प्रश्न पूछने शुरू कर दिए और कृष्ण ने उसको डांटा नहीं, कृष्ण ने उसके हर प्रश्न का उत्तर दिया। जब उसका समाधान हो गया तभी लड़ाई शुरू हुई। हमारे जहां प्रश्न पूछने की परंपरा है, लेकिन हमारे अब के सिस्टम में प्रश्न पूछना बहुत बुरा माना जाता है कि शरारती है। तो मैंने 3-4 बार कहा, मैं कहा बेटे कोई प्रश्न पूछो, तो कोई नहीं उठा। तो जब मैं और 2-4, अब मैं भी क्या करता, खाली बैठा था, उनकी तैयारी चल रही थी, तो मैंने कहा भाई पूछो, कोई मन में आ रहा हो पूछो, कोई ऐसा आ रहा पूछो, जैसे मन की बात करो। तो एक लड़का थोड़ा हिलने डुलने लगा, मुझे लगा प्रश्न पूछना चाहता है। मेरे साथ ही टीचर बैठा था, वो भी हिलने डुलने लगा। उसको हिलते डुलते देखकर लड़का हिलना डुलना बंद हो गया, उसने बंद होना ही था। और तब तक वो प्रिंसिपल भी आ गया, उसने कहा गुरुजी सब तैयारी हो गई, बैनर लग गया है। अब भाई मैं भी अपना मामला शुरू कर चुका था, प्रश्न पूछो प्रश्न पूछो। तो मैंने कहा जी एक बार बात करते हैं। मैंने फिर उससे 2-3 बार फिर कहा, फिर वो लड़का फिर हिला। तो जैसे ही वो हिला तो प्रिंसिपल जो मेरा स्टूडेंट ही था, उसने कहा तू फिर कहते खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। गुरुजी कहते ये बेवकूफ़ है, मूर्ख है, अब ये भेड़ चरा कर आ रहा है, इसको मैं एडमिशन नहीं दे रहा था, इसका बाप बहुत गरीब है और ऊट पटांग बोलता रहता है। जब भी मैं स्कूल में किसी को बुलाता हूं तो मूर्खतापूर्ण बातें करके सारा शो बिगाड़ देता है। तो अभी भी बकरियां चरा कर आया होगा, उसने उसको डांटा बुरी तरह। अब भाई मेरी भी प्रेस्टीज का इशू हो गया था कि लड़का बार बार उठ रहा है और ये दबा रहे हैं। मैंने उसको फिर हौसला दिया, वो खड़ा हो गया। कहता सर एक प्रश्न मेरे दिमाग में बहुत दिनों से घूम रहा है। मैंने कहा क्या घूम रहा है? कहता जिस क्लास में, जिस कमरे में हमारी क्लास लगती है, उस क्लासरूम में एक छिपकली घूमती रहती थी। अब भाई मुझे भी शक हुआ, मैं कहा सर शरारती लगता होगा, अब छिपकली से मेरा क्या काम है? तो मैंने कहा भाई फिर छिपकली घूमती रहती, तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो? कहता सर एक दिन मैंने देखा छिपकली की पूंछ कट गई थी। तो मैं कहा भाई बात तुम्हारी ठीक है, पर प्रश्न तुम्हारा क्या है? कहता सर फिर 5-7 दिन बाद देखा छिपकली की पूंछ दोबारा आ गई। वो मैं कहा भाई तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो? अब छिपकली की पूंछ आई कट गई तो मेरा तो इसमें कोई दोष नहीं, मुझसे क्या पूछते हो? कहता सर मेरे ताया जी का हाथ उंगली कट गई थी, वो दोबारा नहीं आई। अब देखिए ये जो प्रश्न उसने पूछा, आज दुनिया की प्रयोगशालाओं में करोड़ों रुपए इस बात पर खर्च हो रहे हैं कि छिपकली का कोई अंग कटता है तो रीजनरेट क्यों हो जाता है और आदमी का कोई अंग कटता है तो रीजनरेट क्यों नहीं होता। अरबों रुपए इस बात पर खर्च हो रहे हैं। दिस इज बेसिक आइडिया। और ये बेसिक आइडिया किस लड़के के दिमाग में आया? जो उस बैकवर्ड स्कूल में 8वीं 9वीं में पढ़ता था, भेड़ चरा कर आ रहा था। ये क्यों आया? प्रिय मित्रों, बेसिक आइडिया सदा अपनी मातृभाषा में आते हैं, विदेशी भाषा में नहीं आते हैं। ये जो मैं इसको मूर्खतापूर्ण आइडियाज कहता हूं, ये जो बेसिक आइडियाज है मैं इसको मूर्खतापूर्ण आइडियाज कहता हूं। इसकी उम्र होती है 10-15 साल से लेकर 25, 30, 35 साल तक। अब भाई अग्निहोत्री को तो बेसिक आइडिया नहीं आएंगे। मेरी तो उम्र 68 हो गई है, मुझे तो ये बेसिक आइडिया है कि दिल्ली आया हूं और टीए समय पर मिल जाएगा। आजकल वो बैंक अकाउंट में जाता है, देर हो जाएगी, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। ये जो 10-15 साल का बच्चा है उसके दिमाग में जो खुराफाती आइडियाज आते हैं, देखिए हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज इन्हीं खुराफाती आइडिया से बनी है, इसीलिए हम विश्वगुरु थे। और इस खुराफाती आइडियाज को विदेशी भाषा ने खत्म कर दिया है। उस लड़के को जिसने ये पूछा कि छिपकली की पूंछ आ गई, मेरे ताया जी की उंगली नहीं आई, उसको बा ब्लैक शीप नहीं आता था, ना उसको ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार आता था, लेकिन उसकी खोपड़ी में ये बेसिक आइडिया घूम रहा था। प्रिय मित्रों, जिस उम्र में बेसिक आइडियाज आने की बात होती है, हम उस उम्र में अपने विद्यार्थियों को पूरी तरह इतना रट्टू बना देते हैं कि उसके दिमाग में और सब बातें आए, कम से कम बेसिक आइडियाज ना आए।
हमें यदि अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज को आगे लेकर जाना है, उसको फिर शुरू करना है, तो हमें अपने बच्चों के मन को स्वतंत्र करना पड़ेगा, क्योंकि वो सोच सकें। और यह स्वतंत्रता कैसे मिलेगी, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। हम सभी अध्यापक हैं, हमें इस पर विचार करना चाहिए कि इस प्रकार से हम अपनी नई जनरेशन को स्वतंत्र कैसे कर सकते हैं। एक हम जरूर ध्यान में रखें, हम जितना कुछ करते हैं, मैं बहुत से सेमिनारों में जाता रहता हूं, जितना कुछ करते हैं शुरू जहां से होती है कि दुनिया ऐसा कह रही है, हमें वैसा बनना है। हम सब काम ये करते हैं कि हमें वहां से सर्टिफिकेट लेना है। जिस दिन हमारी खोपड़ी से ये सर्टिफिकेट का लालच खत्म हो जाएगा, उस दिन शायद हम अपने लिए भी सोचना शुरू कर सकते हैं। ये सर्टिफिकेटों का चक्कर प्रिय मित्रों छोड़िए, वो क्या कह रहे हैं इसकी बात छोड़िए। आप इतने बड़े बनिए कि वो हमसे सर्टिफिकेट लेने की कोशिश करें कि इंडिया क्या कह रहा है। और जिस दिन ये स्थिति आएगी, उसी दिन एक्चुअली ट्रेडिशनल नॉलेज का विकास उसी दिन होगा। हमारे जहां तक्षशिला, विक्रमशिला, जिनका जोशी जी ने जिक्र किया, मैं अपनी यूनिवर्सिटी में एजुकेशन वालों को कहता रहता हूं कि उसका अध्ययन करो। वहां क्या पढ़ाते थे, टीचर की अपॉइंटमेंट कैसे होती थी, उसका खर्चा कैसे चलता था, उस पैरेलल सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि हमारे जहां प्रयास नहीं हुआ। पांडे बैठे हैं, ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी तो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम के मुकाबले इंडियन एजुकेशन सिस्टम को एस्टेब्लिश करने का प्रयास था। हम में से कुछ बंगाल के लोग भी होंगे। आपके रविंद्रनाथ ठाकुर ने विश्व शांति निकेतन जो खोला था, वो इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम के मुकाबले इंडियन एजुकेशन सिस्टम को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की। पंजाब के स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुल कांगड़ी में जो यूनिवर्सिटी खोली थी, वो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम के मुकाबले इंडियन एजुकेशन सिस्टम को, ट्रेडिशनल नॉलेज के सिस्टम को एस्टेब्लिश करने की कोशिश थी। लाला लाजपत राय ने लाहौर में नेशनल कॉलेज खोला था, वो यही प्रयास था। लेकिन दुर्भाग्य से इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम के ऑक्टोपस ने वो सारे प्रयासों को खत्म कर दिया। आज ना तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के आंगन में मालवीय जी की धड़कन सुनाई देती है, न गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी में स्वामी श्रद्धानंद के दर्शन होते हैं, और ना शांति निकेतन में रविंद्रनाथ ठाकुर की पद चिन्ह सुनाई देते हैं। मैं समझता हूं इस गंभीर प्रश्न पर हमें विचार करना चाहिए, और हम सब मिलकर विचार करेंगे तो इसका रास्ता भी निकलेगा। प्रिय मित्रों, आपने मुझे बुलाया, समय दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। जय भारत। Thank you, Professor Agnihotri ji. Very enlightened discussion.